नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर कहा कि कुछ किसान यूनियनों के साथ सरकार ने 11 दौर की बातचीत की और प्रस्ताव देने को कहा जो अब तक नहीं मिला। देश कृषि सुधार कानून के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लिए गए हैं निर्णय। फोर्टिफाइड राइस स्टॉक्स की खरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी। ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स और सामान्य चावल के लिए एक समान निर्देश। किसानों के बीच एक समान दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध। बुनकरों और कारीगरों को GEM पोर्टल से जोड़ने के लिए अभियान। 30 अगस्त तक 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों का पंजीकरण। पहल से लगभग 35.22 लाख हथकरघा कामगारों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को बाजार तक सीधी पहुंच के मिलेंगे अवसर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर बुलाई बैठक। वर्चुअल माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा विकासशील देशों को देनी चाहिए वित्तीय सहायता। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी बढ़ी और MSP भी खरीद पर भी बढ़त हुई है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के हित के निर्णय लिए गए जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। किसान प्रसन्न महसूस कर रहा है, किसान मुनाफे में आ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के आने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना शुरू किया गया। MSP भी बढ़ी और MSP पर खरीद भी बढ़ी। नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों पर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच कहा कि हमारी और किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की बेनतीजा रही बातचीत के बावजूद सरकार किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार है। खेती के क्षेत्र में जो गैप्स बाकी थे उन गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकारों ने हमको प्रस्तुत किए और बैंक्स ने 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिए। उस पर काम प्रारंभ हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, PM किसान सम्मान निधि योजना हो, उसके माध्यम से भी किसानों की आय में सहायता हो रही है। PM किसान सम्मान निधि में 11.5 करोड़ किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में अभी तक जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक कृषि सुधार कानूनों का सवाल है, पूरा देश कृषि सुधार कानूनों के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक कुछ यूनियन का सवाल है, उन यूनियन से सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है। उनको हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो हमने उन्हें कहा है कि वो दूसरा उनका कोई प्रस्ताव हो तो लेकर आए तो हम बात करें। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने पहली बार फोर्टिफाइड राइस स्टॉक्स की खरीद के मामले में ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स और सामान्य चावल के लिए एक समान दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1% FRK को सामान्य चावल के स्टॉक के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। विभाग ने आगामी खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की खरीद के लिए खाद्यान्नों के एक समान दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत निर्देश धान, चावल और ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जैसे अन्य मोटे अनाजों के लिए जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों से किसानों के बीच एक समान दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और भंडार को लेकर किसी भी तरह की अस्वीकृति से बचा जा सके। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई है कि KMS 2020-21 के दौरान खरीद में एक समान दिशा निर्देश सख्ती से अपनाए जा सकते हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि किसानों के हित की रक्षा और प्रोत्साहन देने के क्रम में भारत सरकार ने हरियाणा और पंजाब के संबंध में 26 सितंबर 2020 से और बाकी देश के लिए 28 सितंबर 2020 से खरीद अवधि निर्धारित कर दी है।
भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों को झंझट मुक्त खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बुनकरों और कारीगरों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के एक प्रयास के तहत उन्हें GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है ताकि वो अपने उत्पादों को सीधे सरकारी विभागों को बेच सकें। इससे हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले कारीगरों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह जैसे उन विक्रेता समूह की भागीदारी बढ़ेगी जिन्हें सरकारी बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो अपर्याप्त अवसरों से जूझते हैं। पोर्टल पर 30 अगस्त 2021 तक 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों का पंजीकरण हो चुका है। GEM ने जुलाई 2020 में हथकरघा विकास आयुक्त और हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से बुनकरों और कारीगरों का विक्रेता पंजीकरण और उन्हें पोर्टल से जोड़ने की शुरुआत की थी। साथ ही 56 हस्तशिल्प सेवा केंद्रों, 28 बुनकर सेवा केंद्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया गया। हथकरघा उत्पादों के लिए 28 विशिष्ट उत्पाद श्रेणियां बनाई गई हैं। साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 170 कस्टम उत्पाद श्रेणियां भी बनाई गई हैं। इस कदम से सरकारी खरीदारों के पास हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही ये बुनकरों एवं कारीगरों को बिचौलियों के बिना अपने उत्पाद सीधे सरकार को बेचने के लिए सशक्त करेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में #माई हैंडलूम प्राइस्ड व वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की भावना सुदृढ़ होगी। इस पहल का उद्देश्य लगभग 35.22 लाख हथकरघा और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को बाजार तक सीधी पहुंच के अवसर प्रदान करना है, जिससे बिचौलियों की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। EPFO के 20 सितंबर 2021 को जारी प्रोविजनल पैरोल आंकड़ों से पता चलता है कि EPFO ने जुलाई 2021 के दौरान लगभग 14.65 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान नेट पैरोल में बढ़ोतरी रोजगार में इजाफे को भी दर्शाती है। जुलाई 2021 के दौरान नेट सब्सक्राइबर्स की संख्या जून 2021 की तुलना में 31.28% बढ़ी है, जबकि जून में कुल 11.16 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े थे। कुल 14.65 नेट सब्सक्राइबर्स में से करीब 9.02 लाख नए सदस्य पहली बार EPFO के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। इनमें से लगभग 5.63 लाख नेट सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो EPFO के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों से नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि नई नौकरी के जरिए वो फिर से EPFO से जुड़ गए हैं। इससे पता चलता है कि अधिकांश अंशधारकों ने पुरानी राशि के निकासी के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी पिछली नौकरी से वर्तमान PF खाते में जमा राशि को ट्रांसफर करके EPFO के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने का विकल्प चुना है। आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि जुलाई 2021 के दौरान पहली बार EPFO में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। जो सदस्य फिर से EPFO के दायरे में आए हैं उनकी संख्या में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 36.84% की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र में COP26 सहित जलवायु परिवर्तन पर वार्ता हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि COP26 को विस्तार, मात्रा और गति को ध्यान में रखते हुए जलवायु वित्त पोषण और कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन पर बैठक बुलाई गई। कुछ प्रमुख नेताओं के साथ बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। भूपेंद्र यादव ने कहा कि COP26 सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी किसी भी वार्ता UNFCCC प्रक्रिया के तहत निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन होना चाहिए। बैठक में जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्त पोषण अनुकूलन पर महत्वपूर्ण जलवायु कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई। पर्यावरण मंत्री ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा समेत जलवायु संबंधी ठोस कदमों का उल्लेख किया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विकसित देशों ने अपने अनुमानित उत्सर्जन भत्ते से कहीं ज्यादा उत्सर्जन किया है। IPCC के हालिया निष्कर्षों और UNFCCC की नई सिंथेसिस रिपोर्ट में विकसित देशों से ज्यादा उत्सर्जन किया। विकसित देशों को शमन पर अधिक से अधिक कार्रवाई करनी चाहिए और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।
भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि यूएनएफसीसी में भी अनुकूलन को उचित महत्व देने और इस पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता है। भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से 2009 में निर्धारित प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का अपना वादा पूरा करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि COP 26 को विस्तार, मात्रा और गति को ध्यान में रखते हुए जलवायु, वित्त पोषण और कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राजधानी दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य रथ को दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ लद्दाख के अस्पतालों और सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराएगा। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राजधानी नई दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य रथ 2021 के तहत मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि माता मंगला जी एवं श्री भोले की प्रेरणा से ये रैली लद्दाख के करगिल, बद्दुम एवं लेह में स्थित अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के 250 से भी अधिक बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, एम्बुलेंस, स्कूली बैग और गर्म कपड़े लेकर गई है। इस तरह का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो उन्होंने कदम उठाया है उसको आज सामाजिक संस्थाएं खुलकर अपना रही हैं और मैं मंगला माता जी और भोले महाराज जी को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इतने दूरस्थ क्षेत्रों के लिए भी सोचा है। शिक्षा स्वास्थ्य रथ की टीम में 15 बाइकर्स ने हिस्सा लिया है, जो तमाम पड़ावों से गुजरते हुए सुदूरवर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा रथ जो गया है, ये हम पद्युम जंस्कार जो वैली पड़ती है लद्दाख की, वहाँ पे ये सेवाओं को अपना दिया है। उसमें एम्बुलेंस हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के अस्पतालों में पहुँचेंगी, वहाँ के स्कूलों में पहुँचेंगी। गौरतलब है कि माता मंगला जी एवं श्री भोले ने इससे पूर्व भी देश के तमाम राज्यों में कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा और जरूरी सामग्री देने के अलावा रसद और खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया था। इसी क्रम में अब लद्दाख में स्वास्थ्य शिक्षा रथ का कारवां भेजा गया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी क्रम में सरकार के साथ साथ निजी संगठन भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्वास्थ्य और सेवाओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं निजी संगठनों द्वारा पहुंचाई गई है। इससे न केवल लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य तरह की सुविधाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर नए भारत की संकल्पना को पूरा करने का काम भी होगा। मेरे सगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और बनारसी साड़ियों की तरह सरायकेला खरसावां की तसर सिल्क साड़ियां भी देश विदेश में अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरने को तैयार हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत खादी बोर्ड के चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र ने पहली बार तसर साड़ियों का उत्पादन शुरू किया है। ये साड़ियां क्वालिटी में काफी अच्छी मानी जा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी यहां के तैयार उत्पादों और कुचाई सिल्क को ब्रांड बनाने में लगातार रुचि दिखा रहे हैं, जिसके लिए ट्राइफेड को निर्देशित किया गया है। बराबर कोशिश किया है कि तसर को इस क्षेत्र का एक ब्रांड बनाया जाए और इसलिए कुचाई सिल्क का नाम दे दिया गया। इन साड़ियों को नमूनों के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी भेजा गया था, जो उन्हें काफी पसंद आई। इसके बाद साड़ी उत्पादन का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, जो अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 साड़ियां सैंपल प्रबंधक महोदय द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चुन लिया गया है। सरायकेला खरसावां के कुचाई का तसर क्वालिटी में सबसे बेहतर माना जाता है और यही कारण है कि इसकी काफी डिमांड है। अब देश के साथ ही विदेशों में भी यहाँ की साड़ियों को भेजने की तैयारी है, जिससे केंद्र के कारीगरों के हौसले बुलंद हैं।
जो व्यक्ति इसको धारण करते हैं, पहनते हैं, उसके शरीर में किसी प्रकार की ठंडे असर नहीं करते हैं। चांडिल में साड़ियों के उत्पादन के लिए महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं कोरोना काल में भी घर से काम कर रही थी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतर और सराहनीय कोशिश रही। लोगों को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोगों के द्वारा यहाँ बनाया हुआ साड़ी मुख्यमंत्री जी हम लोग का सिलेक्ट किए हैं। मेहनत करके साड़ी बना रहे हैं और इसमें सब कोई को पसंद आ गया, इससे बड़ा और क्या खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग काम करने के लिए, हम लोग काम करने से आते हैं, चांडिल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र के प्रभारी सुनील कहते हैं कि बुनकरों को एक साड़ी बनाने में तकरीबन 3 दिन का समय लग रहा है। झारखंड ये पूरे भारत में संचालित होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त की है, इसके द्वारा ये हम लोग का प्रयासरत है और ये कार्य सफल हो पा रहा है। खादी बोर्ड अब आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों में भी साड़ियों के उत्पादन पर फोकस कर रहा है, जिससे राज्य के बुनकरों को रोजगार और झारखंड में बनी साड़ियों को बाजार मिलेगा। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना आरंभ की है। देश के 700 से अधिक जिलों के सबसे बेहतरीन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई ये योजना अपने लक्ष्य में सफल हुई है। इस स्कीम में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही बैंक भी इस योजना को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये योजना किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, पीतल उद्योग के केंद्र मुरादाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर है यूपी के मुरादाबाद की, जहां ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद भारत में पीतल उद्योग का केंद्र है और इसलिए इस शहर को पीतल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना की मदद से यहाँ महिलाओं को मेटल हैंडीक्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमें यहाँ पाउडर कोटिंग, लैक्रीन, सिल्वर प्लेटिंग वगैरह सब सिखाया गया है। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने लेडीज़ को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और हम उसमें अपना पूरा सफल योगदान देंगे जो हमसे हो पाएगा। धातु हस्तशिल्प का प्रशिक्षण ले रही हूँ 10 दिवसीय पीतल नगरी हैंडीक्राफ्ट सेंटर से, जो कि प्लेटिंग निकिल करने के लिए कि कैसे लोहा को कॉपर बनाते हैं, जंग नहीं लगे इत्यादि। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि हम पाउडर कोटिंग में भी गए थे, लेकर में भी गए हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक जिला एक उत्पाद योजना देश के 700 से अधिक जिलों में बेहतरीन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। महिला आर्टिजन्स को हमने कि ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम को कैसे बेटर बनाएं मार्केट में, क्योंकि देखिए कोरोना का जो कोविड-19 पैंडेमिक प्रॉब्लम है, तो ये घर बैठे कैसे ई पोर्टल का प्रयोग करें। तो हमने इनको जैम पोर्टल के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजोन पर ये अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कराएं, कैसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, ये हमने बताया इनको। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमने जीएसटी के विषय में भी बताया। इस स्कीम के तहत राज्य के हर जिले के पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली इकाइयों को पूंजी निवेश के लिए मदद भी दी जाती है। इस स्कीम के तहत स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो रही है और कौशल विकास में तेजी आई है। यूपी में एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार में भी वृद्धि हो रही है, जिससे रोजगार की तलाश में लोगों के पलायन पर भी रोक लगी है। मुरादाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सरकारी खर्चे पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश
पूरा यूरोपियन यूनियन उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। और अब बात करते हैं मंडी की मंडी खबर में। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करे तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 की उपज की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उपज की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मक्का की बुआई की करे तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,13,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 79,85,000 हेक्टेयर रहा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 1,750 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 150 रुपए टूटकर 1,600 रुपए हो गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी में सोमवार को मक्का के सौदे 2,530 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 18 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,825 रुपए, जो कि 20 सितंबर को भी 1,825 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 20 सितंबर को इसका भाव 20 रुपए गिरकर 1,600 रुपए से 1,580 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में 18 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। 20 सितंबर को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 1,660 रुपए पर पहुंच गया। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन के औसत उपज की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रुल मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव रहा 4,600 रुपए। 20 सितंबर को यहां इसका भाव 135 रुपए टूटकर 4,465 रुपए हो गया। राज्य की ही धोराजी मंडी में सोमवार को चने का भाव रहा 4,730 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की गोंडा मंडी में चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 18 सितंबर को इसका भाव रहा 6,020 रुपए, जो कि 20 सितंबर को भी 6,020 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा।
यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 20 सितंबर को चना 6,000 रुपए के भाव पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव रहा 5,560 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 10 रुपए की कमजोरी के बाद 5,550 रुपए हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी इस दौरान चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 18 सितंबर को इसका भाव रहा 5,560 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 10 रुपए की गिरावट के बाद 5,550 रुपए के स्तर पर आ गया। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी फसलों की। असम में साली धान में दवा और उर्वरक का छिड़काव करें। धान के खेतों में राइस हिस्पा नाम के कीट की निगरानी करते रहें। ये कीट काले या भूरे रंग का होता है। इन दिनों धान की फसल में तना भेदक समेत अन्य कीट लग सकते हैं। कीट और रोग लगने पर साफ मौसम में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। असम के किसान सब्जियों की बुआई और रुपाई के समय सड़े हुए गोबर की खाद डालें। फलों की पौध लगाते समय भी गोबर खाद या केंचुआ खाद का इस्तेमाल करें। असम में रबी की मक्का बोने के लिए ये समय अनुकूल है। रबी की मक्का मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक बोई जा सकती है। किसानों को सलाह है कि बुआई के 30 दिन बाद सब्जियों की रुपाई करें। असम के किसान काली मिर्च की लताओं को सही दिशा और सहारा दें। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काली मिर्च की लताएं बांधना उचित रहेगा। साथ ही बिहार में अरहर की उन्नत किस्म के बीजों का उपचार करने के बाद बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए ज्यादा घने पौधों को खाड़ सकते हैं। बिहार के किसान फलों के पौधों को दीमक से बचाने के लिए बागों में दवा का छिड़काव करें। नए पौधों में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें और पौधों की जड़ों के पास निराई करें। बागों को खरपतवार मुक्त रखें। बिहार में धान के खेत में हाथों से खरपतवार निकालें। इस समय बिहार में ज्यादातर जगह धान में बालियां आ रही है। ऐसे में जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन उर्वरक डालें। बिहार के किसान धान की फसल में पत्ता लपेटक और तना भेदक की निगरानी करते रहे। बिहार में बैंगन, मिर्च और टमाटर की रुपाई करें। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई भी कर सकते हैं। बैंगन, मिर्च, टमाटर और गोभी की रुपाई उभरी हुई क्यारियों में करना उचित रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में मंगलवार को कुछ जगह तो बुधवार को कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। झारखंड में 2 दिन कई जगह बारिश होगी। ओडिशा में मंगलवार को कई जगह और बुधवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल में मंगलवार को ज्यादातर जगह तो बुधवार को कई जगह वर्षा हो सकती है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। असम और मेघालय में 2 दिन कई जगह तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बारिश का अंदेशा है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कई जगह तो बुधवार को कुछ जगह पानी बरसेगा, जबकि उत्तराखंड में 2 दिन जगह जगह बरसात होगी। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल बरसने की संभावना है। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तो पूर्वी राजस्थान में कई जगह पानी बरसेगा। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में अधिकतर स्थानों पर झमाझम बादल बरस सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई जगह वर्षा संभव है। 2 दिन विदर्भ में ज्यादातर जगहों पर पानी बरसेगा। पश्चिमी भारत के गुजरात में मंगलवार को कई जगह और बुधवार को कुछ जगह बरसात की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। वहीं कोंकण और गोवा के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में मंगलवार को कई जगह और बुधवार को कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना में मंगलवार को ज्यादातर जगह तो बुधवार को कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। रायलसीमा में छिटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ भागों में बारिश की संभावना है। 2 दिन तटीय कर्नाटक में कई जगह और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसेंगे।
2 दिन केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में वर्षा होगी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।